हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है। आपकी इसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए टुडे आई एम हियर विथ अ फ्रेश टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा आजकल बज़वर्ड बना हुआ है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस टर्म के बारे में जरूर सुना होगा और वो टर्म क्या है? वो टर्म है गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर, गिग प्लेटफॉर्म। इस तरह के टर्म्स आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। तो आज के इस शॉर्ट डिस्कशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गिग इकोनॉमी है क्या, आखिर किसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी। आपने ये टर्म तो बार बार सुना है, लेकिन इस वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या होता है, आखिर ये कैसे इंडिया के लिए, मतलब इंडियन इकोनॉमी में ये किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, क्या इससे रिलेटेड प्रोज है, क्या इससे रिलेटेड कॉन्स है, कौन कौन से चैलेंजेस ये हमारे सामने पेश करता है। हम इन सारी चीजों के बारे में इस शॉर्ट डिस्कशन में समझने वाले हैं। So we are going to start with our discussion for the day and that is gig economy। ठीक है ना? चलिए जरा समझते हैं आखिर ये गिग इकोनॉमी है क्या। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये टर्म अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में इसलिए रहा है, मेनली ये टर्म न्यूज में ज्यादा रहा है आपका कोविड पैंडेमिक के बाद से, 2020-21 के बाद से ये टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स, बहुत सारे कंसर्न्स, बहुत सारी पॉलिसी चेंजेस, पॉलिसी रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में बात होती रही है। और इसी कंटेक्स्ट में क्या हुआ है, लास्ट ईयर नीति आयोग ने एक अलग से डॉक्यूमेंट ही पब्लिश कर दिया है, इंडियाज बूमिंग गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पॉलिसी ब्रीफ। इसके ऊपर जो है वो इस पर लिखा हुआ है 2022, बट दिस रिपोर्ट वाज मेनली पब्लिश्ड इन 2024। देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये 28 नवंबर का पीआईबी का आर्टिकल है, उसमें इसी आर्टिकल के बारे में बात किया गया है। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जो पब्लिश किया है, ऑब्वियसली उसके अंदर जो स्टडी है ना, वो स्टडी 2020-21 की है। तो चलिए जरा समझते हैं आखिर गिग इकोनॉमी कहते किसको है। गिग इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी इकोनॉमी के उस एस्पेक्ट को इंडिकेट करता है या उस लेबर मार्केट को इंडिकेट करता है, लेबर मार्केट को इंडिकेट करता है जो टेम्पररी वर्क पर बेस्ड होता है, टेम्पररी वर्क पर बेस्ड होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो रिलेशन था उससे डिफरेंट होता है। यहाँ पर जो काम दिए जाते हैं वो टेम्पररी दिए जाते हैं, यानी कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टास्क दिया जा रहा है एंड योर पेमेंट विल बी एज पर दैट टास्क ओनली। मतलब ऐसा नहीं है क्या कि आप, जैसे कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है उसमें है कि आप एक ऑफिस जा रहे हैं, आप महीने भर काम कर रहे हैं तो महीने के एंड में आपको सैलरी मिल रही है। गिग इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है, आपको जो पेमेंट होता है वो आपके काम के बेसिस पर होता है कि आपने जितना काम किया है उसके बेसिस पर आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है ना? यहाँ पर जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है वो ट्रेडिशनल सिस्टम से कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर के ऊपर एम्प्लॉय के बाकी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जस्ट लाइक पेड लीव वगैरह जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जैसे कि अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं, मान के चलिए किसी गवर्नमेंट या किसी सिविल सर्विसेज की, तो उस सिविल सर्विसेज में जब आप इनरोल होंगे तो क्या होगा, आपको एक दिन का ऑफ मिलेगा या फिर आपके वर्किंग आवर फिक्स्ड होंगे। उसके अलावा आपको कई सारे सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिलेंगे, आपका पीएफ कटता है, आपको मैटरनिटी बेनिफिट का फायदा मिलेगा, पेंशन वगैरह से रिलेटेड भी आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। बट इन दिस सेटअप गिग इकोनॉमी में इस तरह का कोई बेनिफिट जैसा होता नहीं है। यहाँ आप केवल काम के बेसिस पर हमसे जुड़े हुए हैं या एम्प्लॉयर से जुड़े हुए हैं। द मोमेंट दैट वर्क इज ओवर, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है ना? क्लियर? इसी इकोनॉमी को हम कह रहे हैं गिग इकोनॉमी। आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा कि कोविड के बाद से जो फ्रीलांस या फ्रीलांसर, ये फ्रीलांसिंग वाली जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक इसी गिग इकोनॉमी से एसोसिएटेड है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि टास्क को आउटसोर्स कर दिया जाता है। मतलब कोई कंपनी अपने किसी काम को आउटसोर्स कर देगी, सॉरी, टास्क को आउटसोर्स कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए, लेट्स एज्यूम, मान के चलिए कि हम लोग एक कोई कोचिंग है, ठीक है ना, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहे हैं एंड लेट्स एज्यूम कि हमें कोई काम करवाना है, लेट्स एज्यूम हमें अपने लिए नोट्स प्रिपेयर करवाने हैं या फिर मान के चलिए हमें कोई टेस्ट सीरीज बनवाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किसी दूसरे इंसान को पकड़ सकते हैं या किसी दूसरी कंपनी को ये काम दे सकते हैं कि तुम क्या करो, हमारे लिए टेस्ट पेपर बनाकर दे दो एंड वी विल पे देम एज पर देयर मतलब वर्क।
जितना उन्होंने काम किया है उसके बेसिस पर हम पे करेंगे। ये पुराने सिस्टम से कैसे डिफरेंट है, मान के चलिए कि हम अपने ऑफिस में 5 एम्प्लॉय को रखते हैं और जिनका काम क्या है टेस्ट पेपर बनाना। अब उनको मैं जो पेमेंट कर रहा होता था पिछले सिस्टम में वो उनके मंथ के बेसिस पर उनको पेमेंट होता था, लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम है, ये जो गिग इकोनॉमी वाला सिस्टम है, इसमें जो पेमेंट होता है वो पेमेंट होता है आपके काम के बेसिस पर। आप इसको किसी भी कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दिया जिसके बेसिस पर आप इस बात को समझिए। तो ये जो आपकी फ्रीलांसिंग वाली इकोनॉमी है वो गिग इकोनॉमी से ही एसोसिएटेड है, इसमें टास्क को आउटसोर्स किया जाता है, ठीक है ना। काम आप किसी को दे देते हैं, ठीक, वो काम पूरा करेगा, जितने दिन में पूरा करे, या फिर मतलब अगर पहले से ही डिसाइडेड है कि भाई इतने दिन में आपको पूरा करके देना है, तो जब वो काम पूरा करके दे देगा तो केवल उस काम के बदले उसको पेमेंट होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि आपको जो है वो इतने घंटे काम करना ही है, तो देयर इज नो फिक्स्ड वर्किंग आवर। कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि वर्किंग आवर आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, और यही अपने आप में जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए एक बेनिफिट है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए ना कि एट प्रेजेंट टाइम जो ज्यादा गिग इकोनॉमी बढ़ रही है उसके पीछे जो सबसे मेजर कॉज है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का पेनिट्रेशन बढ़ना। जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, इस कारण से क्या हो रहा है, आप देख लीजिए जोमेटो, स्विगी, आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो ओला, उबर, ये सब जो इकोनॉमी है ये कहीं ना कहीं आपकी गिग इकोनॉमी से ही एसोसिएटेड है। इसमें जो वर्कर होते हैं वो अपनी इच्छा के बेसिस पर काम करते हैं, जिस दिन उनको काम करना है वो अपना प्लेटफॉर्म या फिर वो जो है वो अपना मतलब मोबाइल में या फिर अपना जो भी उनका डिजिटल कनेक्शन है उसमें क्या करेंगे, अपनी अवेलेबिलिटी को शो करेंगे, और अगर वो अवेलेबल है तो उसके बेसिस पर उनको काम मिलेगा। वो जितना डिलीवरी करेंगे, जितना काम करेंगे, उसके बेसिस पर उनको पेमेंट होगा, ठीक है ना। वो कोई प्रॉपर जो है वो एम्प्लॉय नहीं है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की कि भाई मंथ एंड में आपको इतना पेमेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। आप जितना काम करेंगे उसके बेसिस पर आपको पेमेंट मिलेगा। सो दिस इज another example of a gig economy। तो पहला तो क्या हो गया फायदा वर्कर्स के लिए कि भाई फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर मिलता है। दूसरा क्या फायदा हो जाता है, दूसरा फायदा वर्कर्स के लिए ये हो जाता है कि उनको एक कंपल्सन नहीं है, उनके पास डाइवर्सिटी ऑफ वर्क होता है। मान के चलिए क्या कि आप आज कोई काम कर रहे हैं, अगला प्रोजेक्ट मिला आपको जिसमें आपको किसी दूसरे तरह का काम करना है, ठीक है ना। तो डाइवर्सिटी ऑफ वर्क होता है, इससे मोनोटोनस आप कम होते हैं, ठीक है। सिंस फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर होते हैं तो इससे नए स्किल्स वगैरह भी एक्वायर करने का आपके पास चांसेस रहता है, तो स्किल एक्वायर करने के भी आपको मौके मिलते हैं, ठीक है। स्किल एक्वायर करने के भी आपको मौके मिलते हैं। इसके अलावा आप जिसको आज बोलते हैं ना कि टॉक्सिक वर्क कल्चर, ठीक है ना, कि ऑफिस जा रहे हैं वहां पर जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है उससे भी आपको आजादी मिलती है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर जाना नहीं होता है, आप अपने घर से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। आपको जहां से अपना काम पूरा करना है, बस कंपनी को उस काम से मतलब है, आपके एम्प्लॉयर को बस उस काम से मतलब है, आप कहीं से भी उस काम को कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो these are some of the benefits that workers get associated with it, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें एम्प्लॉयर को क्या फायदा मिलता है, जो मालिक होते हैं या फिर कंपनी वगैरह उनको क्या फायदा है। एम्प्लॉयर्स के लिए भी बेनिफिट है। एम्प्लॉयर्स के लिए क्या बेनिफिट है, सबसे पहला तो उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं देना होता है। मैंने बताया ना कि अगर आप किसी कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय हैं, जैसे कि पहले वाले सिस्टम्स थे, तो वहां पर कई सारे आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने पड़ जाते हैं उस कंपनी को, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं, एक बार चैट में बताइएगा सब लोग जो लोग लाइव हैं, आर यू ऑल गेटिंग मी वॉट एवर आई मीन टू से हेयर। आई एम होपिंग सो कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर होता है उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं देने होते हैं, तो ये फायदा होता है उसके लिए। उसको आपको पीएफ नहीं देना होगा, उसको आपको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं देना होगा, ठीक है ना। उसको जो है वो आपको पेड लीव नहीं देना होगा। आप जितने दिन काम करेंगे, जितने घंटे काम करेंगे या जितना काम करेंगे, केवल उसके बेसिस पर आपको काम दिया जाएगा। दूसरा बेनिफिट अगर एम्प्लॉयर के लिए देखें तो एम्प्लॉयर के लिए दूसरा बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि उसके पास ये पावर आ जाती है कि वो जब मर्जी हायर करे और जब मर्जी फायर करे, हायर एंड फायर की उसके अंदर पावर आ जाती है। मतलब क्या है कि भाई जितने दिन तक काम था उतने दिन आपको रखा, जब काम खत्म हो गया तो फिर आपको उसको रख कर
उसके ऊपर बर्डन नहीं बनेगा। द मोमेंट ही थिंक्स दैट ही नो लॉन्गर नीड एन एम्प्लॉय, वो क्या बोल सकता है, उस एम्प्लॉय को हटा सकता है। क्यों? क्योंकि कोई परमानेंट हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ था, ये तो केवल उस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट था। अगर मान के चलिए काम से पसंद नहीं आया तो अगला काम जो है वो किसी और को दे सकता है, इसमें बंधने की तो कोई बात है नहीं, तो इसीलिए उसके पास भी ये बेनिफिट हो जाता है। दूसरा, तीसरा, सिंस यहाँ पर काम जो है वो ऑफिस में आकर नहीं करना है, आप कहीं से भी करवा सकते हैं काम, तो इससे उसको स्पेस वगैरह का भी प्रॉब्लम कम फेस करना पड़ता है। और साथ ही साथ सिंस वो कहीं से भी करवा सकता है तो उसको एक लार्ज पूल मिल जाता है ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉइज, लार्ज पूल ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉइज। मतलब अब ऐसा नहीं है ना कि उसको आसपास ही देखना है भाई, जब उसको काम करवाना है तो केवल इंटरनेट कनेक्शन ही तो चाहिए। तो लेट्स एज्यूम मुझे अरुणाचल में कोई काम करवाना है, मैं काम करवा रहा हूँ किससे, जो कोई आदमी केरला में बैठा हुआ है, वो काम करके मेरे को काम भेज दे रहा है, बस मेरा तो इसी से न मतलब है, उसने अपना काम भेज दिया, मैंने उसको पेमेंट कर दिया। अब इस चक्कर में मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा क्या कि मुझे अरुणाचल का ही कोई आदमी चाहिए या आसपास के ही रीजन का कोई आदमी चाहिए जिससे मैं ये काम करवाऊं, ठीक है ना। तो लार्ज पूल ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉइज, उसको बहुत लार्ज पूल तक उसकी रीच हो जाती है, उसको जहां से काम करवाना है वो वहां से ये काम करवा सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेनिफिट है जो एम्प्लॉइज के लिए हो जाते हैं, एम्प्लॉयर्स के लिए हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहां तक तो आपको ये समझ में आ गया है, यानी कि इट इज द विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, दोनों के लिए फायदेमंद है। बट इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स क्या है? कंसर्न्स मेनली वर्कर से रिलेटेड है, जो मेन जो कंसर्न्स है वो वर्कर से रिलेटेड है। क्या कंसर्न्स है? देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती है, जॉब इनसिक्योरिटी। मैंने बताया ना कि जब मर्जी तब वो निकाल सकता है, तो जॉब इनसिक्योरिटी हमेशा बना रहेगा। ठीक है आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन मन में एक हमेशा आपको ये डर बना रहेगा क्या कि आज काम है कल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं होता है गिग इकोनॉमी, या फिर आपको रेगुलर इनकम मिलेगा कि इस बात की गारंटी नहीं होती है, तो वो जॉब इनसिक्योरिटी हमेशा रहता है। लेकिन खाना तो हमेशा चाहिए ना, ठीक है ना, तो वो जॉब इनसिक्योरिटी एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा, आपको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। हम सब इंसान है ना, हम सब की लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं, बहुत सारे स्टेजेस आते हैं जब हमें सोशल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपके पास कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है नहीं, तो उस टाइम में आपके लिए लाइफ बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे कि हम सबको एक न एक दिन बूढ़ा होना है, जब हम काम नहीं कर पाएंगे, हम उस एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर पाएंगे, तो गिग इकोनॉमी में तो आपको पेंशन जैसा कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में लाइफ चैलेंजिंग हो जाती है। या फिर मान के चलिए अगर कोई महिला है और ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी पीरियड शी माइट नॉट बी एबल टू परफॉर्म एज शी वाज परफॉर्मिंग अर्लियर, तो ऐसे टाइम में उसको मदद नहीं मिल पाती है। तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का नहीं होना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। क्लियर है? तीसरा बड़ा कंसर्न है वर्कर से रिलेटेड, सिंस जो ये गिग इकोनॉमी है ये अभी ठीक से फॉर्मलाइज नहीं हो पाई है, या इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए जो वर्कर्स यहाँ काम करते हैं दे आर प्रोन टू एक्सप्लॉयटेशन। पता चले काम करवा लिया, काम करवा के जो है वो पैसा वगैरह नहीं दिया, या फिर जितना प्रॉमिस था उससे कम पैसा दिया। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा अभी सोर्स नहीं है, या फिर आपके पास मेथड्स नहीं है जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं जी, इस चैलेंज को डील कर सकें, ठीक है ना। तो अपने आप में ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था, ये डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है नीति आयोग ने। और इस डॉक्यूमेंट में नीति आयोग का क्या कहना है, इसने कुछ ट्रेंड्स प्रेजेंट किए हैं। आई वुड लाइक टू हाईलाइट दीज ट्रेंड्स, और आपसे अगर एग्जाम वगैरह में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू आर एक्सपेक्टेड टू मेंशन दीज, ठीक है ना। एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्शन फॉर गिग सेक्टर, क्या एस्टिमेट्स दिए हैं जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर बोला गया है कि 2020-21 में 77 लाख गिग वर्कर्स थे, जो कि 2029-30 में, यानी कि आप बोल सकते हैं कि लगभग 10 साल में कितना बढ़कर हो जाएगा जी, 2.35 करोड़। कहां 77 लाख और कहां 2.35 करोड़, यानी कि लगभग 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 साल में जो गिग वर्कर्स हैं वो लगभग 3 गुना हो जाएंगे। एट प्रेजेंट अबाउट 47% ऑफ द गिग वर्कर्स इन मीडियम स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है ना। अब जो गिग वर्कर है वो हर तरह के हो सकते हैं, लो स्किल वर्क या फिर मीडियम स्किल वर्क या हाई स्किल वर्क। जैसे मान के चलिए कोई कोडर है, उसने केवल इतना कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि हम आपको कोड लिख कर देंगे और बदले में हम आपसे पेमेंट लेंगे, तो ये हाई स्किल्ड गिग वर्क हुआ। वही मीडियम, जैसे कि छोटा मोटा काम कि भाई हम आपका कोई मैनेजमेंट वगैरह वाला काम निपटा देंगे, या कोई छोटा मोटा काम,
ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट वाला काम हम देख लेंगे, इस तरह के जो काम होते हैं उसमें है, आप बोल सकते हैं मीडियम स्किल और लो स्किल। मान के चलिए कि आपने क्या किया है, लोगों को हायर किया है अपना कोई साफ सफाई करने वाला, तो ये भी लो स्किल वाले। तो इस रिपोर्ट का क्या कहना है कि अभी जो प्रेजेंटली गिग वर्कर्स की इकोनॉमी है उसमें से 47% जो वर्कर्स हैं वो मीडियम स्किल्ड जॉब में है, ठीक है ना। 22% इन हाई स्किल्ड एंड 31% इन लो स्किल्ड। तो सबसे ज्यादा किसमें है, मीडियम स्किल में। लेकिन ट्रेंड ऐसा शो कर रहा है कि मीडियम स्किल वाले जो है वो कम हो रहे हैं और लो स्किल या फिर हाई स्किल वाले बढ़ रहे हैं। तो आप इस ट्रेंड को भी कोट कर सकते हैं और ये दिखा रहा है कि फ्यूचर में गिग इकोनॉमी और ज्यादा बड़ी होने वाली है, ठीक है ना। तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, ये डॉक्यूमेंट भी उन चीजों को हाईलाइट करता है। भारत में 2020 में एक कोड बनाया गया था, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ठीक है ना। ये वर्कर्स के बेनिफिट के लिए ये एक कोड डेवलप किया गया है। इसमें गिग वर्कर्स के बारे में बात की गई है, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। बट हाँ, अभी भी कुछ क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं दिए गए हैं कि उनके बेनिफिट के लिए उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, उसके बारे में डिटेल अभी मेंशन नहीं किया गया है। सरकार वैसे कई सारे इस तरह के क्या बोलते हैं आपका स्कीम्स चला रही है, जैसे कि भारत में स्कीम चलता है श्रम योगी मानधन स्कीम, श्रम योगी मानधन स्कीम, जिसमें आप चाहे गिग वर्कर हैं चाहे कोई और वर्कर हैं, आप पेंशन का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए अभी से आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है ताकि आप फ्यूचर में कुछ मतलब जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इस तरह के कई सारे स्कीम्स हैं जो इनडायरेक्टली गिग वर्कर्स को कुछ राहत जरूर पहुंचा रहे हैं। बट फिर भी जिस स्पीड से गिग इकोनॉमी बढ़ रही है भारत में, और जिस तरह से गिग वर्क की तरफ या गिग वर्कर्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इट इज द नीड ऑफ आर कि गवर्नमेंट क्या करे, गिग वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए या गिग वर्कर्स के लिए कुछ प्रॉपर पॉलिसी गाइडलाइंस लेकर आए, ताकि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों के बेनिफिट, दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस उभरती हुई इकोनॉमी को एक सही डायरेक्शन पर आगे ले जाया जा सके। आई होप in this discussion I was able to explain you about gig economy. अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। We will be more than happy to deal with those doubts in our future sessions. Thank you.